गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ज्यामिति की अगर बात की जाए तो इसमें हम जो मेन पॉइंट पढ़ेंगे उसमें पहला होगा आपका बिंदु। बिंदु का मतलब पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे एक बना दिया, ये आपका बिंदु हो गया। रेखा यानी कि लाइन, जैसे ये एक रेखा है। वक्र यानी कि ये लाइन को थोड़ा सा अगर मोड़ दें तो ये वक्र हो जाता है। किरण यानी कि एक ही बिंदु से कई सारी रेखाएं निकलती है तो उसको किरण कहते हैं। और कोण की अगर बात की जाए, एंगल की, तो जैसे हमने दो लाइन यहाँ पे बना दी, ये लाइन और ये लाइन, तो इसके बीच में ये जो है इसी को हम एंगल या कोण बोलते हैं। तो ये ज्यामिति जो चैप्टर है इसका बेसिक आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो परिभाषाएं वगैरह होती हैं मैंने देखा है कि अच्छे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार बिंदु रेखा की जो डेफिनेशन है वो आपके स्टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में देखी गई है और डीएलएड के एग्ज़ाम में तो ये आएगी ही आएगी। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड में मैथ्स नहीं है, यानी कि जिन्होंने हाई स्कूल में 12th में मैथ नहीं पढ़ा है, जिनका आर्ट या कॉमर्स साइड रहा है, उनके लिए नई चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे तो फिर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप देख लेंगे, अगर आप समझ लेंगे तो आप प्रश्न को कर पाएंगे। ज़्यादा टफ यहाँ पे नहीं होता है। चलिए तो हम लोग चैप्टर को शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा जो मैथ्स है, तो मैथ्स में टोटल आपके कितने चैप्टर हैं। आपने कहा था मैथ्स में टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में से हम 6 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, 7वां चैप्टर चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मैथ का लगभग 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आगे के जो 2-3-4 चैप्टर हैं ये छोटे चैप्टर हैं। इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़े थे वो थोड़े बड़े थे। तो मान के चलिए कि मैथ का 70-80% सिलेबस आपका कंप्लीट है। जो बच्चे भी रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो भाई रिवीजन भी करते रहे अपना, और जिन्होंने अभी क्लास नहीं देखना शुरू किया है, जो लोग अभी ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो वो लोग भी शुरू से मैथ्स की क्लास देख लें, क्लास 1 से। ये मुझे लग रहा है मैथ की आज 18-20 क्लास होगी, 19वीं क्लास है ये। इससे पहले 18 क्लास और आपकी मैथ की हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैथ लगभग 30 क्लास में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है बिंदु। बिंदु यानी कि पॉइंट, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण एवं कोण। इसकी अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन के साथ इन चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री, ये जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है ये कौन से सब्जेक्ट में आता है, ज्योमेट्री में। जैसे आप लोग अगर 12th में अलग से मैथ पढ़े होंगे, 12th में जिसका मैथ्स रहा होगा, तो उसके में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही रहता है, उसका एक अलग से पेपर होता है ज्योमेट्री का। तो ऐसे बच्चे जो लोग ज्योमेट्री का पेपर दे चुके हैं, 12th में मैथ पढ़ चुके हैं, उनको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। हालांकि यहाँ पे इतना बेसिक है कि ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं होंगी, इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी पढ़ते चलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ज्यामिति का क्या अर्थ है, कभी डेफिनेशन में आ गया अगर, तो ज्यामिति जो है वो संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ज्या और दूसरा है मिति। ज्या और मिति, ज्या और मिति को मिला के क्या बन गया, आपका ज्योमेट्री बन गया। ज्या शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ज्या का अर्थ क्या है, पृथ्वी, और मिति का अर्थ होता है मापन यानी मेजरमेंट, यानी पृथ्वी के मापन से संबंधित है, ये मेजरमेंट से संबंधित है। जैसे कि अगर एंगल की बात की जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने डिग्री का एंगल कहाँ पर बनता है। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के मेजरमेंट से ही संबंधित सब्जेक्ट है। इसकी शुरुआत बेसिकली जिसने भी की वो पृथ्वी के मेजरमेंट से संबंधित चीज़ों को लेकर के की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ज्यामिति को यूनानी भाषा में जियोमेट्री कहते हैं, यानी कि जियोमेट्री जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि जियोमेट्री किस भाषा का शब्द है तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। रेखा गणित अथवा ज्यामिति का विकास मानव द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के आकार, प्रकार एवं उनकी माप से हुआ। ठीक है, इन सबसे मतलब नहीं है, यहाँ तक आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, क्या क्या यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट हमारा वो है बिंदु। इसको हम देखेंगे, बिंदु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हमने पेन को यहाँ रख दिया, ठीक है, यही पॉइंट बन गया, या फिर हमने पेन को यहाँ पर रख दिया, यही पॉइंट बन गया। कहीं पे आपने टच कर दिया पेन को या फिर किसी और चीज़ को, वही पॉइंट बन जाता है। तो देखिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम में लिखनी है, उसको देखिए। तो बिंदु यानी कि पॉइंट ज्यामिति का सबसे आधारभूत आकार है, यानी कि ये
एक बेसिक स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। सबसे आधारभूत इसलिए बोला गया है क्योंकि कई पॉइंट को मिला के हम रेखा बना सकते हैं, कई पॉइंट को मिला के हम रेखा खंड बना सकते हैं, हम एंगल बना सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये आपका बिंदु क्या है, ये आधारभूत आकार है। किसी समतल पृष्ठ पर वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए बिंदु का उपयोग किया जाता है समतल पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक रोड है, ऐसे ही एक सड़क है, और इस पर हमें दर्शाना है कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, 4 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। तो हम बताएंगे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। कहाँ पर? पॉइंट पर। आप किसी से पूछते हैं ना, फ़ोन पे बात करते हैं, भाई कहाँ खड़े, तो बोलेगा इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस दुकान के बाहर खड़े हैं। तो पॉइंट का क्या होता है, स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। बारीक पेंसिल से कागज़ पर अंकित किया गया सूक्ष्म चिन्ह, जैसे कि मैंने पेन यहाँ पे रख दिया तो ये बन गया ना पॉइंट। ये देखिए, ये इसने सारे पॉइंट। सूक्ष्म चिन्ह रेखा गणित में बिंदु कहलाता है। बिंदु का केवल स्थान नियत होता है, यानी कि उसका क्या होता है, केवल प्लेस जो होता है वो फिक्स होता है। ज्यामिति में बिंदु को सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों PQR या फिर ABC से दर्शाते हैं। PQR या ABC से इसको दर्शाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, सबसे मेन पॉइंट है। कई बार बिंदु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि बिंदु की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिंदु की न तो लंबाई होती है कोई, न तो बिंदु ऐसे लंबा होता है, न बिंदु की कोई चौड़ाई होती है, यानी कि न तो बिंदु ऐसे चौड़ा होता है, और न इसकी कोई मोटाई होती है। तो बिंदु ना लंबा होता है, ना चौड़ा होता है, ना मोटा होता है। ठीक है, ये बिंदु केवल बिंदु होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कंपास की नोक, कंपास मतलब प्रकार, जिसको आप बोलते हैं ना, जिसको ऐसे रख के आप एंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे एंगल बनाया होगा ना प्रकार से आपने, यहाँ पे उसको रख लेते हैं नोक को, और पेंसिल फंसा के ऐसे एंगल आप बनाते हैं। तो प्रकार से ही तो आप बनाते हैं। तो जैसे कंपास यानी प्रकार की नोक, सुई की नोक, सुई धागा वाली सुई, आपने कभी कपड़ा सिलाओ देखा हो आपने, ना धागा वाला देखा हो, तो डॉक्टर जो देता है उसको भी सुई बोलते हैं, इंजेक्शन को। ठीक है, उसकी नोक जो है वो साधारण बिंदु है। क्या है? साधारण बिंदु है। तथा आकाश में तारे एक बिंदु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ से हम जब देखते हैं तो तारे क्या है, एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे जाके देखेंगे, तारे के पास में अगर पहुँच जाए, तो वास्तव में इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, मोटाई भी होगी। लेकिन हमें यहाँ से जब दिखाई देते हैं तो हमें इनकी लंबाई चौड़ाई का आभास नहीं होता है। ठीक है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य भी एक तारा है, तो क्या वो लंबा चौड़ा नहीं है, एक बिंदु के रूप में दिख रहा है। तो आप कहेंगे वो तो पृथ्वी से कई गुना लंबा चौड़ा है। लेकिन यहाँ से देखने पर क्या लगता है तारों को, कि वो छोटे छोटे पॉइंट जैसे हैं, बहुत दूरी में है इसलिए। तो बिंदु आप समझ गए। बिंदु की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, इसको याद रखिएगा। अब आइए, आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेखा, यानी कि लाइन। किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है वह रेखा कहलाती है। ठीक है, किसी समतल पृष्ठ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु हैं, 2 पॉइंट हैं। अब इनको हमने मिला दिया है ऐसे, तो इनको मिलाने पे हम दूसरे कलर से लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इसको हमने ऐसे मिला दिया ऐसे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे लाइन। ठीक है, यह रेखा कहलाती है। रेखा की चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है। बस इतना याद रखिएगा कि रेखा की ना तो चौड़ाई होती है और ना ही इसकी मोटाई होती है, इसकी केवल लंबाई होती है। जैसे कि पॉइंट में आपने क्या देखा था, पॉइंट की ना तो चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, कुछ नहीं होता है। रेखा की क्या होती है, तो आपने कहा रेखा की यहाँ पर चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, लेकिन लंबाई इसकी होती है। अब इसको देख लेते हैं ज़रा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए ज़रा, रेखा की कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता रेखा का। ठीक है, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कहाँ से है कहाँ तक चला जाएगा, इसका कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं है। किसी तल पर स्थित एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत बिंदु का मतलब है हमने यहाँ पे एक बना दिया, फिर हमने एक यहाँ पे बना दिया, एक हमने यहाँ पे बना दिया। आप जितना चाहो बनाते जाओ। ठीक है, जितनी आपको जगह मिले इसे बनाते जाओ, यानी कि अनंत बहुत सारे इस पर बिंदु बनाए जा सकते हैं। रेखा को दोनों बिंदुओं से अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये बिंदु हमने ले लिया एक, मान लीजिए मेन पॉइंट ये ले लिया। अब इसको तो बढ़ा जाओ, चाहे इतना बढ़ाओ इधर नहीं, और इधर भी चाहे जितना बढ़ाओ आप, ये बढ़ती चली जाएगी। तो इसको अनंत दूरी तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
रेखा वास्तव में बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट जो हैं उनको मिला के हमने जो बनाया है वही हमारी लाइन है, वही हमारी रेखा है। यदि कोई रेखा दो बिंदुओं A व B से मिलकर बनी है तो इसे AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ये रेखा है, ये दो बिंदुओं A और B से मिलकर बनी है। देखिए ये दो बिंदुओं A और B से मिलकर बनी, तो इसको हम कैसे इंडिकेट कर देंगे, इसको हम इंडिकेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। दो बिंदुओं से मिलकर बनी तो इसको हम कैसे इंडिकेट कर देंगे, A और B के ऊपर एक लाइन बना देंगे जिसको AB का बार भी आप बोल सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब आ जाता है हमारा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहते हैं तो इसको समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है, ठीक है। दो बिंदु, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, सीधा एकदम ऐसे चल दो ऐसे, ये न्यूनतम दूरी हो गई। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे रेखाखंड। और इसी को हम आगे अगर बढ़ा देंगे, ऐसे आगे चली जाएगी तो ये फिर रेखा हो जाएगी। और इसको हम आगे ना बढ़ा करके और केवल इतना ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है। यह बिंदु रेखाखंड का अंत बिंदु कहलाता है, यानी कि जो ये A और B हैं ये क्या है, ये रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड अनंत बिंदुओं तक खींचे जा सकते हैं, जैसे बॉक्स का किनारा। बॉक्स का किनारा क्या रेखाखंड है ना, ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा, तो उसका एक जो साइड है उसकी लंबाई तो फिक्स है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या जो भी होगी लंबाई वो फिक्स होगी। जैसे घर में भी बॉक्स होता है कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो उसकी भी लंबाई क्या होती है, उसके किनारे की लंबाई फिक्स होती है, वो 1 फीट 2 फीट कुछ ऐसे होगा। तो बॉक्स का किनारा हो गया। ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, ट्यूबलाइट की लंबाई तो आपको पता है ना कितनी लंबी है। ऐसा था नहीं कि ट्यूबलाइट यहाँ से शुरू होगी और अनंत काल तक चलती जाएगी, उसकी तो लंबाई 2-3 फीट होती है बस। फिर पोस्ट कार्ड का किनारा, यानी कि कागज़ का जो पोस्ट कार्ड है ना, आपने कभी डाकिया को पोस्ट कार्ड दिया हो पुराने समय में। आज के समय में तो क्या है, वीडियो कॉल का ज़माना है, लोग तुरंत ही समझ जाते हैं आप कहाँ हो क्या हो, बात कर सकते हैं आपसे। लेकिन पहले के समय में क्या था, खत भेजा जाता था। नहीं, वो एक फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, वो सुना है आपने। तो पहले खत चलता था उस समय, कबूतर जा 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 नहीं, कबूतर जाता था चिट्ठी ले आता था। तो ये जो पोस्ट कार्ड होता था ना, उसकी क्या होती थी, उसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स है। वही आप बुक का देख लीजिए, जो किताब है आपकी, तो किताब की लंबाई मान लीजिए अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई 7-8 सेंटीमीटर होगी, फिक्स है ना। तो यही सब रेखाखंड कहलाता है, जिसकी लंबाई क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने अपना दे दिए हैं। जैसे कि रेखाखंड का क्या एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे इन्होंने यहाँ पे रेखाखंड का एग्जाम्पल दिया है, ये एक्स बाई, ये क्या है, एक रेखाखंड हो गया। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बाई जेड, ये भी एक आपका रेखाखंड हो गया। तो यहाँ पे क्या, रेखाखंड एक्स बाई और रेखाखंड बाई जेड, ये दो आपके रेखाखंड हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए और बी यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद ही ख़त्म हो गया तो ये रेखाखंड है। फिर बी और सी यहाँ से यहाँ तक है तो ये ख़त्म हो गया यहीं पे, ये भी रेखाखंड है। सी और डी यहाँ से यहाँ तक है, ये ख़त्म हो गया यहीं पे, ये भी रेखाखंड है। अब डी और ए यहाँ से यहाँ तक है, ये ख़त्म हो गया यहीं पे, ये भी रेखाखंड है। तो रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अगर ये यहाँ पे ख़त्म होकर आगे चला जाता है अनंत तक तो ये रेखा हो जाती, रेखाखंड नहीं। फिर देखिए रेखाखंड यहाँ भी बना हुआ है, ए बी एक रेखाखंड हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। बी सी दूसरा रेखाखंड हो गया, सी डी तीसरा हो गया, डी ए चौथा हो गया। और यहाँ पे कुछ रेखाखंड इधर भी बने हुए हैं, ये देखिए ये रेखाखंड है डी बी या बी डी, ये भी देखिए। और एक रेखाखंड आपका इधर दिखाई दे रहा है ए और सी, ये वाला, ठीक है। तो ये इतने सारे इसमें रेखाखंड हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। तो रेखाखंड, रेखा और पॉइंट, 3 बिंदु आप समझ गए। पॉइंट में क्या था, ना लंबाई थी, न चौड़ाई थी, ना ऊंचाई थी। वहीं रेखा में जब देखा गया तो रेखा में क्या था, लंबाई तो थी लेकिन मोटाई और ऊंचाई नहीं थी। जब हमने रेखाखंड में देखा तो हमने देखा कि एक निश्चित लंबाई की रेखा को ही रेखाखंड कहते हैं। जिसकी एक निश्चित लंबाई हो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी रेखा को रेखाखंड कह देंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन, तल की संकल्पना। तो आप देखते हैं कि जो तल होता है, जो प्लेन होता है, घर का फर्श आपने देखा होगा प्लेन होता है, ठीक है। घर की छत आपने देखी होगी प्लेन, टेबल जिस पर आप बुक रख के पढ़ते हैं वो भी प्लेन है, या फिर आपका मोबाइल तो वो भी प्लेन है। तो यहाँ पे प्लेन क्या होता है, ये तो आपने बहुत जगह पे देखा हुआ है। अब देखते हैं जरा क्या लिखा है यहाँ पे। तल किसी संरचना की एक पतली सतह होती है, पतली सतह। जैसे कि छत की तल, तो तल का मतलब क्या हुआ, केवल ऊपर की पतली सतह होती है।
जिसकी मोटाई न के बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं अगर दूं तो बुक मान लीजिए, बुक को आपने कहा ये एक प्लेन है, प्लेन होती है ना बुक, एकदम प्लेन होती है, ऐसा तो नहीं ऊंची नीचे होती है। तो उसको आप खोलिए और पहला पेज उसका अपने सामने रखिए, तो आपको प्लेन पूरा दिखाई देगा। उसका एक पेज हटा दीजिए तो भी वो प्लेन ही रहेगा, लेकिन वो पेज आपने हटाया वही क्या था, वही आपका तल था। ठीक है, वही आपको पहले दिखाई दे रहा था, अब आपने हटा दिया तो आपको दूसरा पेज दिखाई देने लगा। चलिए, तो यहाँ पे बराबर होती है। तल की अवधारणा को विभिन्न गणितीय रेखा चित्रों एवं अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं से समझा जा सकता है। जैसे गणित में प्रयुक्त घन, घनाभ, वर्ग, शंकु आदि के प्रतिरूप को स्पर्श करने पर तल का अनुभव किया जाता है। जैसे कि घन, घनाभ, अब वर्ग, शंकु, इतना तो आपने नहीं ध्यान दिया, इतना आप बस समझिए कि आपने कभी लूडो खेला हो तो उसमें जो पासा होता है उसी को आप घन समझ लीजिए, पासे को। तो पासे का जो एक किनारा है वो प्लेन होता है कि नहीं होता। जैसे 6 जहाँ लिखा हुआ वो प्लेन है, फिर उसके अपोजिट में मान लीजिए 1 लिखा हुआ है तो वो भी प्लेन है। तो ऐसे हो गया। आपने जब आइसक्रीम कभी खाई होगी तो आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो उसका ऊपर का किनारा देखिए, जहाँ से आप कागज़ हटा के फेंक देते हैं वो भी तो प्लेन होता है, तो उसी को हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एक तल सदैव 2 अक्षों में निहित होता है। ठीक है, 2 अक्ष का मतलब क्या हुआ, ये आपने बताया गया था, ये 2 अक्ष हैं, ये आपका वाई एक्सिस होता है और इधर तो जाता है आपका एक्स एक्सिस होता है। तो कम से कम 2 तल होंगे तभी तो, 2 एक्सिस होंगे तभी तो ये तल बनेगा, ये तल बनेगा तभी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई बेटा। क्या लिखा गया है, एक तल सदैव 2 अक्षों से निर्मित होता है, निहित होता है। कोई भी 2 संभव रेखाएं जो किसी तीसरे बिंदु या अन्य बिंदु से होकर गुजरती हैं तल का निर्माण करती हैं। तल की ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती मतलब तल की, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि पेज मान लीजिए, तो किसी पेज की कहाँ ऊंचाई होती है। अब आप कहेंगे ऊंचाई होती है तभी तो कई सारे पेज मिलकर मोटी हो जाती है बुक, तो ठीक है आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कम होती है ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब तल से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं हम, क्या क्या यहाँ पे तथ्य हैं इनको देखिए। तो तल से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला तथ्य देखिए, 2 बिंदुओं से होकर अनेक तल खींचे जा सकते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर क्या होगा, अनेक तल खींचे जा सकते हैं। कोई 2 बिंदु हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इनसे हम कैसे तल खींच देंगे, एक हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा कैसे बना सकते हैं, तो हमने कहा दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे 2 कम से कम है ना, तीसरा तो यहाँ पे होगा ही। तो कुल मिलाकर के क्या, 2 बिंदुओं से होकर अनेक तल खींचे जा सकते हैं। समतल में दिए गए बिंदु से खींची जाने वाली रेखाएं असंख्य होती हैं। ये सभी रेखाएं कागज़ के तल पर स्थित होती हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे बनाया गया है, तल पर दिए गए बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है जो पूर्णतः उसी तल में होती है जिसमें दोनों बिंदु स्थित हों। उदाहरण के लिए एक्स और वाई एक तल पर स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स और वाई एक तल पर स्थित हैं तो यहाँ पे खींच दिया 1 2 3 फिर 4 ऐसे गया। ठीक, 1 2 3 फिर 4 ऐसे गया, एक खींच दिया। तो इस तरीके से ये तल को परिभाषित कर सकते हैं। एक ही तल पर स्थित 2 रेखाएं एक दूसरे के परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समानांतर होती हैं। जैसे कि एक तल पे 2 रेखाएं हैं तो एक लाइन ऐसे बना दो आप, दूसरी लाइन ऐसे बना दो, ये बना सकते हो। ऐसे नहीं बनाना है तो एक लाइन आप ऐसे बना दो, दूसरी लाइन आप ऐसे बना दो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे नहीं बनाना है तो एक लाइन आप जो है ऐसे बना दो, एक लाइन आप ऐसे बना दो, ऐसे बना सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है। अब है तलखंड, प्लेन सेगमेंट, तल का एक खंड। तो तलखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास जो पासा है, पासा में कितनी साइड होती हैं। लूडो तो आपने खेला है ना, हम सभी ने लूडो खेला है। तो पासा में जो 6 साइड होती हैं, पासा में कितनी साइड है भाई बताओ ज़रा, आप ही बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो पासा में आपने कहा कि 6 साइड होती हैं। पासा में कितनी, 6 साइड। तो इनको जब हम मैच, इनको ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं पासा को, साइड को, तो ये पासा आपका बनता है। ठीक है, इस पासा में अच्छा नहीं बना इसलिए मिटा दिया आप। तो 6 साइड हैं। अब 6 में से कोई एक साइड आप उखाड़ लो, जैसे जिधर 6 लिखा हुआ है उसको नोच लो आप, तो वही तो तलखंड हो गया। या फिर आप 3 वाली साइड को नोच लो, उसको उखाड़ लो, तो 3 वाला क्या हो गया, एक तलखंड हो गया। या फिर आप 2 वाली साइड को नोच लो तो वो भी क्या हो गया, एक तलखंड हो गया। किसी तल के खंड को तलखंड कहते हैं। जैसे घन में प्रत्येक फलक उसका तलखंड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, घन मतलब आप पासा समझ लीजिए। किसी मिठाई अथवा चौक के डिब्बे में सभी 6 फलकों को अलग अलग कीजिए। जैसे कि चौक आपने देखा होगा ना, चौक मतलब खड़िया, जिसको लिखा जाता है, जिससे पहले ब्लैक बोर्ड होते थे ना पुराने ज़माने में, ब्लैक बोर्ड नहीं होते तो उससे चौक से लिखा जाता था।
तो आपने देखा होगा कि वो चौक जिस डिब्बे में रखी रहती थी उसमें भी तो 6 किनारे हैं, ऊपर नीचे, और 4 जो है वो आसपास। तो उनमें से एक को अगर आप निकालेंगे तो उसी को तलखंड बोल देंगे हम। देखा नहीं होगा, जब बचपन में आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड, अभी तो ज़्यादातर जगह वाइट बोर्ड चलता है, मार्कर से लिखते हैं लोग, या फिर डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं पेन को, तो ये ना वाइट बोर्ड है ना ब्लैक बोर्ड है, ये तो पेन है, और डिजिटली आपको दिखाया जा रहा है, कभी नीला कभी पीला कभी हरा, इससे मिटा दो, ठीक है। तो इन सभी 6 तलों को अलग अलग करने पर जो फलक प्राप्त होते हैं उसे ही तलखंड कहते हैं। तलखंड में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, तलखंड एक ही अक्ष पर भी हो सकते हैं, ठीक है। समांतर भी हो सकते हैं एक अक्ष पर। जैसे यहाँ पे कुछ निकाल लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे वक्र कर्व क्या होता है। तो वक्र कर्व तो आप जानते ही है ना, जैसे आपने कभी राइडिंग किया हो, बाइक राइडिंग किया हो, आपने कार ड्राइविंग किया हो, या इस तरह से आप जब रोड पे चलते हैं तो रोड जहाँ मुड़ी होती है तो आप कहते हैं बड़ा खतरनाक कर्व है, बड़ा खतरनाक मोड़ है। जैसे कि ऐसे आप जा रहे हैं, सीधा एक रोड है, ऐसे सीधा जा रहे हैं मस्त, आप बाइक लिए हुए हैं, नहीं R15 धूम धड़ाका से, और ऐसे अचानक से ऐसे मोड़ आ गया, तो इसी मोड़ को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप कर्व बोल देते हैं। इसको कर्व बोलते हैं ना, कि आगे बड़ा खतरनाक कर्व है। अब कुछ लोग रहते हैं अपना धूम धड़ाका से आ रहे हैं इधर पीछे से दे दनादन 100 की स्पीड में, और कर्व पे मुड़े ही नहीं, सीधे चले गए, ले खड्डा यहाँ था उसी में धूम धड़ाका से गिर गए। तो कर्व तो आप समझ गए ना, रोड पे आपने कर्व मोड़ देखा, उसी कर्व बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। एक रेखा एक वक्र भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये तिरछी रेखा है तो ये वक्र भी तो हो जाएगी, रेखा भी है ये और एक वक्र भी है। इसको हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया भाई, इसको हमने एंगल से घुमा दिया, तो ये क्या हो गई, एक रेखा ही एक वक्र बन सकती है। ये बात यहाँ पे कह रहा है, समझ में आना चाहिए आपको भाई। थोड़ा सा ये अटपटा सब्जेक्ट है, आपको बता दे रहा हूँ मैं टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपने कम लोगों ने ही पहले पढ़ा होगा, नया नया टॉपिक है, तो इसको थोड़ा देखो भाई। वक्र को अबाधित प्रवाह के रूप में परिभाषित करते हैं। अबाधित प्रवाह मतलब ये फ्री फ्लो है, अपना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, घूमता जा रहा है। जो वक्र स्वयं को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं सरल वक्र कहलाते हैं। वक्र के अंतिम बिंदु मिलकर एक क्षेत्र आकृति बनाते हैं। जैसे कि मान लो वक्र है, अब इसके अंतिम बिंदु ऐसे मिल गए तो ये तो गेंदा बन गया ये गेंद बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गोला बन गया, सर्किल बन गया, आप कुछ भी बना दीजिए, एक आकृति बनाते हैं। ऐसे वक्र बंद वक्र कहलाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं ना। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त बहुत सी वस्तुएं वक्र अथवा रेखाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, वक्र अथवा रेखाओं से मिलकर ये बनी होती हैं। निम्नलिखित वस्तुएं वक्र से बनी होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, जरा देखिए। पहला तो हो गया गेंद। गेंद को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें कोई स्पष्ट फलक नहीं है, इसका तल वक्र है, अतः यह वक्र पृष्ठ है। तो गेंद आपने देखी, एक गोला गोला बना हुआ है, हो गया ये आपका वक्र हो गया, ठीक है, हमने तो गोला नहीं बनाया, ये गोला, गेंद ऐसे ही तो होती है। चलिए बाल्टी देखिए, बाल्टी में कोई सीधा किनारा नहीं होता। बाल्टी में कोई सीधा किनारा होता, बताइए, क्या बाल्टी में कोई ऐसा सीधा किनारा है? अगर आपने देखा तो बताइए, नहीं होता, पूरा वक्र ही होता है। उसका जो ये ऊपर का भाग है ये भी ऐसे है वक्र, जो उसकी तली है वो भी वक्र में है, ऐसे देखिए। जो उसका ये है पूरा सर्किल में, ये भी सर्किल में है, ऐसे बीच का। उसका जो यहाँ तक कि जो पकड़ने वाला जो डंडा है ऊपर हैंडल, वो भी वक्र में है। तो ये बाल्टी में क्या होता है, इसका आधार वृत्ताकार होता है बाल्टी का, यह तल सपाट या समतल होता है। बाल्टी के सिरे के तल को छोड़कर शेष तल वक्र होते हैं। सिरे का तल का मतलब ये है। तो ये क्या होता है, ये अपना ऐसे है, लेकिन ये ऊपर जो है ये प्लेन हो जाता है। ऊपर पानी भरिए तो प्लेन ही तो रहेगा पानी। बाल्टी में भरा हुआ पानी प्लेन रहेगा कि कर्व रहेगा, तो प्लेन रहेगा भाई। वो कर्व का मतलब क्या है, जैसे नीचे की तरफ ये ऐसे है ना, नीचे की तरफ झुका हुआ, ऐसे ही पानी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है क्या? ऐसे तो रहता नहीं पानी कि आपने भरा तो ऐसे ऊपर तक है, जैसे आपने आलू भर दिया उसमें, या फिर ये नीचे तक चला गया इसके गड्ढे में, ऐसा नहीं है। ये इसके बराबर ही रहेगा, तल तक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बंद वक्र में स्थित, पोजीशन इन क्लोज्ड कर्व, तो इसको देखेंगे। बंद वक्र में निम्नलिखित 3 स्थितियाँ होती हैं। एक होता है वक्र का अंत भाग, इनसाइड ऑफ कर्व। दूसरा होता है वक्र की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ कर्व। और वक्र का बाह्य भाग, आउटसाइड ऑफ कर्व। जैसे बाल्टी भैया, वक्र का अंतर भाग यानी कि ये वाला भाग, ठीक है, अंदर का बाल्टी का। वक्र की परिधि, परिधि का मतलब हो गया ये किनारे किनारे जो भी आप चल रहे हैं, ये परिधि है, ठीक है, ये वक्र की परिधि है। अब वक्र का बाह्य भाग, बाह्य भाग को ही हम इसको बाह्य भाग बोल देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको।
वक्र का अंतःभाग तथा परिधि एक साथ क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है, रीजन कहलाते हैं। निम्न चित्र में वक्र के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति ज्ञात करते हैं, जैसे कि P है यहाँ पर। अब देखिए ये कर्व बना हुआ है ये, तो इसकी स्थिति ज्ञात करना है। यहाँ पर P वक्र के अंदर है, अतः यह वक्र का अंतःभाग है। P वक्र के अंदर था, जैसे बाल्टी के अंदर पानी, तो पानी अंतःभाग में हो गया, ठीक है। अब P वक्र की परिधि से बाहर है, यहाँ बाहर लिख दिया ना, या फिर इसमें भी बाहर लिखा है, इसको देख लेते हैं पहले। ये देखिए बाहर लिखा, तो ये क्या हो गया, बाहर है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये अंतःभाग नहीं हुआ, बाह्य भाग हो गया, जैसे पानी बाल्टी के बाहर है। अब अगला देखिए, बिंदु P वक्र की परिधि पर है। परिधि का मतलब ये एकदम इसके लाइन पर ही है, ठीक है। तो ये वक्र की परिधि है, जैसे दोबारा से हम समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे कहाँ था, ये वक्र की परिधि के अंदर था, यहाँ पे वक्र की परिधि पे ही था, और यहाँ पे वक्र की परिधि के बाहर था। बस इतना सा आपको समझना। अब आ जाते हैं किरण पर, रे। तो किरण तो आप जानते ही हैं, जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ी, कहा नहीं जाता है, सूर्य की अंतिम किरण। तो ये किरण क्या है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च की रोशनी सीधी रेखा में चलती है, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहीं पर रुक जाती है। तो टॉर्च की जो रोशनी है उसको भी हम किरण बोल सकते हैं। देखें, एक किरण रेखा का ही भाग होती है, ठीक है। यह एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक जा सकती है। जैसे कि रेखाखंड क्या था, 2 बिंदु चाहिए, लेकिन यहाँ पर किरण क्या है कि एक पॉइंट है, यहाँ पे शुरू हुई और ये पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी अपनी। जैसे कि सूर्य को मान लो एक पॉइंट है, अब सूर्य जो एक पॉइंट हमने मान लिया, वहाँ से एक किरण निकलती है, तो वो तो चली जाती है ना पृथ्वी तक, और आगे तक चली जाती है उधर। नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण चली जाती है लंबी दूरी तक। तो ये क्या होता है, जैसे कि प्रकाश की किरण। एग्जाम्पल भी दे दिया इसने, टॉर्च का प्रकाश, सौर प्रकाश। सौर प्रकाश तो वही हो गया ना आपका। किरण के 2 बिंदु होते हैं, एक आरंभ बिंदु तथा दूसरा अंत बिंदु। अब अंत बिंदु बहुत दूर होता है, उसको हम नहीं जानते, हम आरंभ बिंदु को जानते हैं। किरण को तीर से दर्शाया जाता है, तीर धनुष जानते हैं ना। जैसे अभी आपने एक घटना सुनी होगी, हमारे यहाँ यूपी में ही लखनऊ में एक CBI अधिकारी को एक व्यक्ति ने तीर धनुष मार दिया। नहीं, आज के ज़माने में भी तीर धनुष चला रहे हैं लोग। तीर धनुष मारा, उसने मारा क्यों भाई, तो उसका कहना था कि इसकी वजह से हमारी नौकरी चली गई कई साल पहले। वो था भी बिहार का तीर धनुष मारने वाला, खतरनाक, वो बैग में लेके घूम रहा था तीर धनुष, और उसने देखा अधिकारी उसको, उसके अंटे चढ़ गया, उसने उसको मार दिया तीर धनुष। तो ऐसे तीर की तरह ही दिखता है ये, जिससे उसकी दिशा का पता चल सके। तीर में नोक होती है ना, तो हमें पता चल जाए किधर जा रही। चित्र में तीर का शीर्ष किरण की दिशा ABCD आरंभ बिंदु है, यानी कि ये A जो है आरंभ बिंदु है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये हो गया आपका। B यहाँ पे आरंभ बिंदु है, ये इधर की तरफ जा रहा है। C यहाँ पे आरंभ बिंदु है, इधर की तरफ जा रहा है। D यहाँ पे आरंभ बिंदु है, इधर की तरफ जा रहा है। बात आपको कुछ समझ में आई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, तो ये ऐसे ये किरण है, सूर्य से बहुत सारी किरण निकल रही हैं जो हमारे पृथ्वी तक आती हैं और हमें प्रकाश देती हैं। अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सूर्य का प्रकाश ना हो तो कुछ ना होगा, ठीक है। इसीलिए तो हम सूर्य की पूजा करते हैं। छठ का त्यौहार हो तो सूर्य की पूजा करेंगे हम, सुबह सुबह हम स्नान करें तो हम सूर्य की पूजा करें। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि सूर्य ना हो तो कुछ ना होगा। सूर्य ना हो तो हरियाली ना होगी, हरियाली ना होगी ऑक्सीजन ना होगी, ऑक्सीजन होगी हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। खाने पीने की तो बाद में आएगी समस्या, पहले तो सांस ही लेने की समस्या आ जाएगी। जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हम होंगे ही नहीं। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ऊर्जा का, समस्त ऊर्जा का सोर्स जो है वो सूर्य का ही प्रकाश है। सब कुछ एनर्जी जो पृथ्वी पर है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी आ गया आपका टॉर्च। तो टॉर्च तो आपने देखा ही होगा भाई पुराने ज़माने में। अब आज का ज़माना थोड़ा सा है कि भाई लाइट वाइट आती है, नहीं बिजली कटती थोड़ा कम है तो लोग काम चला लेते हैं अपना। पहले के ज़माने में क्या था, गांव देहात में बिजली या तो थी नहीं, या थी भी तो आती थी बहुत कम, तो टॉर्च हमें रखनी पड़ती थी। जाएंगे बाहर जाएंगे, रात में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम टॉर्च जलाएंगे। तो टॉर्च को आपने देखा इसी तरह होती है ना, ये टॉर्च है, इसमें से ये रोशनी निकलती सीधा सीधा जाती है ये, ठीक है। आपको इधर भी ऐसे दिखाई देगी, इधर भी दिखाई देगी, तो ये भी तो किरण है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब किरण से संबंधित हम लोग फैक्ट को समझ लेते हैं। किरण से संबंधित तथ्य को निम्नलिखित बताया गया। क्या तथ्य है, किरण को स्पष्ट करने के लिए छात्रों से एक रेखा AB खींचने के लिए कहें। भाई मैं तो कह रहा हूँ छात्र लोग खींचो भाई एक रेखा AB खींच लिया आपने, ठीक है। अब AB के मध्य बिंदु D को अंकित कर दें, D को अंकित कर दिया आपने बीच में।
अब इस रेखा पर डी ए एक रेखा किरण तथा डी बी दूसरी रेखा किरण है। जैसे ये इधर चला गया, ये रेखा किरण हो गई, इधर चला गया, ये रेखा किरण हो गई, ऐसे कह रहा है। इन दोनों किरणों का प्रारंभ बिंदु डी हुआ, यानी कि कोई ऐसे बल्ब है हाथ में लिए हुए हैं, उसकी रोशनी राइट में भी जा रही, लेफ्ट में भी जा रही है, तो ये हो गया इस पर डी। हाँ चलिए, ये हो गया आपका। किसी एक बिंदु से कई किरणें खींची जा सकती हैं, ठीक है। किसी एक बिंदु से कई किरणों का मतलब है ये एक बिंदु है, अब इसे एक किरण इधर खींच दी आपने, एक किरण आपने इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, इधर खींच दी, इधर, कितनी भी खींच लो, खींची जा सकती हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एंगल, कोण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी आपकी CDP की क्लास होगी। थैंक यू।